Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 3 of Unit 4, Block 3, MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. I have already made 2 parts and you will get the link in the description section of this video. So let us start with this topic. आज का जो टॉपिक है उसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि जो टेस्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एंड उनका क्या रोल है और किस एज ग्रुप में अप्लाई किए जा सकते हैं. ये जो हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है उसको जब असेस करते हैं तो हम ये स्टूडेंट्स पे भी कर सकते हैं एंड पेशेंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं. और जो इसका डाटा आएगा उससे हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में तो पता कर ही सकते हैं, साथ में ये हमें ये भी बताता है कि उस पर्सन की प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं. और ये हेल्प हमें करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि न्यूरो साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, ये जितने भी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो हैं वो सारी की सारी उस टीम के जो लोग हैं, मतलब उस डिसिप्लिन से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनकी एक टीम बन जाती है. अब वो जो टीम है वो हेल्प करती है कि उस पर्सन को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और कौन सा प्रोग्राम उसके लिए सबसे बेस्ट सूट करेगा वो हम निकाल सकते हैं. बहुत सारे जो हमारे पास टेस्ट्स हैं उनको हम इन्होंने यहाँ पे उसको टेस्ट की जगह मेजर्स के नाम से एड्रेस किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि लिस्ट ऑफ मेजर्स क्या बोल रहे हैं. तो लिस्ट ऑफ टेस्ट है बेसिकली वो. और ये हर एक एज ग्रुप में आपको मिल जाएंगे. हर एक लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग को ये टेस्ट कर सकते हैं. जो नॉन वर्बल टेस्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो उनके लिए हैं जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है या वो ठीक से लिमिटेड एबिलिटी है या प्रोफिशिएंसी नहीं है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो इसीलिए उनके लिए नॉन वर्बल टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल हैं. जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, इसको टेस्ट कर सकते हैं हम नॉन वर्बल मेजर से. और ये जो असेसमेंट है इसमें हमें बहुत सारे टेस्ट हैं, इसीलिए इसको टेस्ट के ग्रुप को हम बैटरी कहते हैं. तो क्रॉस बैटरी एनालिसिस ऐसा टर्म इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉग्निटिव प्रोसेसेस को चेक करने के लिए. एंड ये जब इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारे पास होते हैं तो जब हम इनको यूज़ करते हैं और इनका जब रिज़ल्ट आ जाता है तो ये हेल्प करता है पॉजिटिवली डिसीजन मेकिंग में कि हमें किस किस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है अपने सब्जेक्ट को, सो दैट वो और एक्सप्लोर करे अपने लाइफ में. नाउ जो एक टेस्ट है जिसकी बात की है उसको हम ब्रीफ कहते हैं. ब्रीफ का फुल फॉर्म है बिहेवियर रेटिंग इन्वेंट्री ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन. नाम काफ़ी बड़ा है इसका, आपको लर्न करना पड़ेगा. ब्रीफ लर्न कर लेंगे तो ये मिनीमोनिक है, तो इसका फुल फॉर्म बी से बिहेवियर हो जाएगा, आर से रेटिंग, आई से इन्वेंट्री, ई से एग्जीक्यूटिव एंड फंक्शन, एफ से फंक्शन. इस तरह से ये इंडिविजुअलाइज टेस्ट है और इसके नॉर्म्स है. उसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को जो बिहेवियर है उसको हम मेजर करते हैं कि उसके बिहेवियर में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन किस तरह से है उसको हम मेजर करेंगे इस टेस्ट से. ये 5 ईयर्स से 18 ईयर्स की एज तक में है. ये क्वेश्चनर के फॉर्म में होता है और ये पेरेंट्स या टीचर्स से हम कंप्लीट कराते हैं. और पेरेंट्स के लिए अलग फॉर्म है, टीचर्स के लिए अलग फॉर्म होता है. इसमें जो ये जो बिहेवियर को जब ये रेट करता है, स्पेसिफिकली जैसे हमने बताया एग्जीक्यूटिव फंक्शन को रेट करता है, तो इसमें 8 स्केल्स आते हैं. वो कौन से 8 स्केल्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताया है. पहला स्केल है इनहिबिट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड इमोशनल कंट्रोल, फोर्थ इनिशिएट, फिफ्थ वर्किंग मेमोरी, सिक्स्थ प्लान और ऑर्गेनाइज, सेवेंथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एट्थ इज मॉनिटर. तो ये 8 स्केल्स हैं. इनको हम इस टेस्ट में मेजर करते हैं. इन स्केल्स की भी फिर डिवीजन कर दिया है, मतलब इन स्केल्स को भी एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. जैसे कि एक स्केल है जिसको BRI कहते हैं, बिहेवियर रेगुलेशन इंडेक्स. इसमें पहले 3 स्केल्स को इन्होंने यूज़ किया हुआ है. 3 स्केल्स को यूज़ करके ये इंडेक्स बना है जिसको बोलते हैं बिहेवियर रेगुलेशन इंडेक्स. और दूसरा जो इंडेक्स है वो है मेटा कॉग्निशन इंडेक्स, जिसमें रिमेनिंग 5 स्केल्स को कंबाइन करके बनाया गया है. एंड एक ओवरऑल कंपोजिट स्कोर बनाने का है जिसको हम GEC कहते हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूटिव कंपोजिट. अब आप समझ गए होंगे, अगर ये सारे के सारे
स्केल्स हैं, 8 स्केल है, 8 में से 3 को कंबाइन करके एक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं एंड बाकी के 5 को कंबाइन करके दूसरा इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों इंडेक्स के जो रिजल्ट आते हैं उन सबको ओवरऑल कंबाइन करके GEC ग्लोबल एग्जीक्यूटिव कंपोजिट को निकाल लेते हैं हम। सो ये जो ब्रीफ टेस्ट है इसमें इंडिविजुअल का के हर एक चीज़ को हम चेक कर सकते हैं। इसमें डेवलपमेंट है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वाले जो पेशेंट है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। यानी नॉर्मल पॉपुलेशन को तो आप चेक कर ही रहे हो, साथ में अगर डेवलपमेंटल कंडीशन या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो उसको भी आप इस टेस्ट से चेक कर सकते हो। एक इसमें एक और वर्जन है जो सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म है, जिसको ब्रीफ SR के नाम से जानते हैं। ब्रीफ का फुल फॉर्म तो वही है, बिहेवियर रेटिंग इन्वेंट्री ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। सेल्फ रिपोर्ट SR में का फुल फॉर्म है सेल्फ रिपोर्ट। इस वर्जन में इंसान अपना टेस्ट खुद दे सकता है। तो ये किस एज ग्रुप के लोगों को मिल सकता है टेस्ट सेल्फ रिपोर्ट वाला? 13 से लेके 18 ईयर्स ऑफ एज तक मिल सकता है। Another scale is behavior rating inventory of executive function pre-school version, ब्रीफ पी इसे कहते हैं। अगेन ब्रीफ का आपने पहले भी किया था जो बड़े बच्चों के लिए था, अब ये प्री स्कूल के बच्चों के लिए है। ये भी इंडिविजुअलाइज टेस्ट है और इसमें प्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी एज 2 to 5 ईयर्स की होती है, 5 ईयर्स 11 मंथ्स। सो ऑलमोस्ट आप समझ लो 6 ईयर्स के अंदर अंदर का जो एज का बच्चा है, 2 साल से 6 ईयर्स के अंदर अंदर की एज के बच्चे के ऊपर हम लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चनेयर वे में है और ये सिंगल फॉर्म होता है जो हम टीचर्स को भी दे सकते हैं और पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स नहीं है जैसे प्रीवियस हमने टेस्ट में देखा था। जो और ये लाइकर्ट स्केल में आंसरिंग करने का है इसमें। तो कि और इसमें 3 ऑप्शन है लाइकर्ट स्केल में, जैसे कि नेवर, समटाइम्स, ऑफन वाला। और इसमें जो बिहेवियर है वो एग्जीक्यूशन फंक्शन को चेक करने के लिए है, होम में एंड प्री स्कूल सेटिंग्स में किस तरह से बच्चा बिहेव करता है। सो इस टेस्ट में 5 स्केल्स जो चेक किए जा रहे हैं वो है इनहिबिशन, शिफ्ट, इमोशनल कंट्रोल, वर्किंग मेमोरी, प्लान, ऑर्गेनाइज। तो इन चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं 2 से लेके 5 साल के बच्चों में कि वो किस तरह से करते हैं। सो जो बच्चे का बिहेवियर है वो हम उसी एज के जो नॉर्मली बच्चे करते हैं उससे हम कंपेयर कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट हमें पता चले कि बच्चे में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं जिसको हम वर्क कर सकते हैं। सो ये अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है, जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर बच्चे में कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। अगर ऐसा हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन के एरिया में, सो हम इसको चेक कर सकते हैं। ये जो 5 हमने स्केल बताए हैं इनको फर्दर इन्होंने 3 इंडेक्स स्कोर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इनहिबिटरी सेल्फ कंट्रोल, सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड थर्ड इज इमर्जेंट मेटाकॉग्निशन। ये स्केल्स में है। और ये हर एक जो स्केल है, ये जो तीनों इंडेक्स हैं इनमें ईच बेस्ड ऑन 2 स्केल्स, तो हर एक में 2 स्केल डाले हुए हैं टेस्ट करने के लिए। और ओवरऑल कंपोजिट स्कोर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे GEC कहते हैं, जैसे प्रीवियस टेस्ट में बोलते थे ग्लोबल एग्जीक्यूटिव कंपोजिट। इससे हम ओवरऑल भी टेस्ट कर सकते हैं। सो जो ब्रीफ पी है इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो वाले भी हम शामिल कर सकते हैं जिनमें डेवलपमेंटल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, या वो चिल्ड्रन जो रिस्क पे हैं, जिन्हें हम रिस्क में कंसीडर करते हैं, उनको भी हम इस टेस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, CTONI। सो ये जो टेस्ट है ये नॉन वर्बल है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। सो नॉन वर्बल रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट है जो उन इंडिविजुअल्स पे किया जा सकता है जो एज्ड 6 to 10 एंड 18 to 11। ये 18 ईयर्स 11 मंथ्स दिया है, 6 ईयर्स 0 मंथ इस तरह से दिया है, मतलब 6 साल से 19 साल से कम तक के, मतलब जो 19 को टच कर रहे हैं, मतलब 19 के हुए नहीं है कंप्लीट, तो 18 साल 11 महीने तक के लोगों पे किया जा सकता है फ्रॉम 6 ईयर्स ऑनवर्ड्स। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 18 साल 11 महीने तक की एज के लोगों पे किया जा सकता है। ये एज सच ओरल रेस्पॉन्सेस या रीडिंग, राइटिंग, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ की रिक्वायरमेंट
नहीं होती है इसमें, यानी पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट नहीं करना है, ऐसे कोई भी टेस्ट इसमें नहीं मिलेगा आपको। और ये जो इसमें इंडिविजुअल को जब हम टेस्ट करते हैं तो ये उन इंडिविजुअल्स के लिए बेसिकली जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या फाइन मोटर स्किल्स में मुश्किलें पड़ती है, स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी की केस है, या फिर बाइलिंगुअल पर्सन है, या उसको इंग्लिश आती ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए ये टेस्ट है। और ये ओरली भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है और थ्रू पेंटोमाइम। अब ये पेंटोमाइम जो टर्म है इसका मतलब होता है ये एक तरह की ड्रामा टेक्निक होती है जिसमें इंसान जो कम्युनिकेट करता है वो मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन से करता है, उसमें वर्ड की ज़रूरत नहीं होती और वो एक्टिंग करके पूरा एक्सप्रेशन दे सकता है। ये 6 सब टेस्ट होंगे इस टेस्ट के अंदर, और इसमें जो सब्जेक्ट है उसको जो भी पिक्चर्स दिखाई जा रही होंगी या डिज़ाइन दिखाई जा रही होंगी उसको देखना है। और जो प्रॉब्लम्स है वो एनालॉजीज, कैटेगराइजेशन और सीक्वेंसेस के ऊपर ही आएगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो टेस्ट गिवर होगा या एग्जामिनी होगा वो क्या करेगा, आंसर को पॉइंट करके इंडिकेट करेगा कि ये सही आंसर है। अब ये ना इसका कंप्यूटराइज्ड वर्जन भी अवेलेबल है, यानी कि इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया टेस्ट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो जो कंप्यूटर पे करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा टेस्ट कंप्यूटर पे भी मिल सकता है, और बड़ा इजी है, माउस को मूव करके क्लिक कर दो करेक्ट आंसर पे, और एक इसी प्रोग्राम में एक ह्यूमन वॉइस आएगी जो आपको इंस्ट्रक्शंस देगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट टेस्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस। नाम से ही पता चल गया होगा, फोनोलॉजिकल आ गया मीन्स साउंड से रिलेटेड, है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो CTOPP कहते हैं, ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है और ये फोनोलॉजिकल अवेयरनेस को मेजर करता है, फोनोलॉजिकल मेमोरी को टेस्ट करता है, रैपिड नेमिंग और फाउंडेशनल जो स्किल्स ज़रूरी होती है कोई किसी भी रीडिंग के एरिया में, लाइक जब हम रीड करते हैं तो वो हमें कुछ स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमारी जो बहुत क्रिटिकल मानी जाती है कि रीड करने के लिए, कोई कुछ भी आप रीड करते हो तो उसमें कुछ स्किल्स बहुत क्रिटिकल होती हैं। अगर आप के अंदर वो स्किल्स नहीं है तो आप ढंग से रीड नहीं कर पाएंगे। सो उनको टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट है। और इसके 2 फॉर्म्स है। फर्स्ट फॉर्म जो है वो 5 to 6 ईयर्स की एज के लिए है, और जो सेकंड फॉर्म है वो 7 से लेके 24 ईयर्स की एज के लिए बने हुए हैं। अगेन अगर ये फॉर्म्स अलग है तो टेस्ट की क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी अलग अलग होगी। तो जो फर्स्ट फॉर्म है जो 5 to 6 ईयर्स के एज के लोगों के लिए बने हैं, बच्चों के लिए बने हैं, उनका जो फोकस होता है वो जनरली किंडरगार्टन एंड फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। ऑब्वियसली इस एज के बच्चे किंडरगार्टन या फिर फर्स्ट ग्रेड में ही मिलेंगे, है ना। सो इसमें 7 कोर सब टेस्ट है, एक है और एक सप्लीमेंटल टेस्ट सब टेस्ट है। तो टोटल 8 सब टेस्ट हो गए, है ना। सो 7 जो कोर सब टेस्ट हुए और एक हो गया जो सप्लीमेंटल सब टेस्ट हो गया। जो सेकंड फॉर्म का टेस्ट है उस वो 7 से लेके 24 ईयर्स, जैसे मैंने बताया, इसमें 6 कोर सब टेस्ट होंगे एंड 8 सप्लीमेंटल सब टेस्ट होंगे। सो इस तरह से डिवीजन है। अच्छा, पर्पस क्या है इस टेस्ट का, क्यों, क्या ज़रूरत है और हम क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो हम स्टूडेंट में ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उनकी फोनोलॉजिकल स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, और और कितने ऐसे बच्चे हैं जो पीछे रह गए हैं अपनी एज ग्रुप से, और अगर कोई स्किल गायब है, उसने एक्वायर नहीं की है या उसके अंदर डेवलप नहीं हुई है, तो वो कौन सी स्किल है, ये हम इससे पता लगा सकते हैं। जो सप्लीमेंटल टेस्ट हैं वो हमें अलाउ करती हैं कि हम ये असेस कर सकें कि उनकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस में, मतलब किस चीज़ में वो स्ट्रॉन्ग है फोनोलॉजिकल प्रोसेस में, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस में उनमें वीक पाई गई हैं। और जो सब टेस्ट्स हैं उसमें कुछ और चीज़ें भी हम मेजर कर सकते हैं, जैसे रैपिड नेमिंग, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग वर्ड्स, नॉन वर्ड्स, साउंड मैचिंग, मेमोरी फॉर डिजिट्स, ये सारी चीज़ें भी टेस्ट हो सकती हैं। सो जितने भी सब टेस्ट एंड कंपोजिट्स हैं, जैसे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनोलॉजिकल मेमोरी एंड रैपिड नेमिंग, ये सारे स्केल्ड स्कोर्स हैं। स्टैंडर्ड स्कोर्स में भी किया जा सकता है इसको, और परसेंटाइल्स में भी किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट इज दास नागलेरी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। सो कैस में अगर हम देखेंगे तो ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड
मेजर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है, जो डिज़ाइन किया गया है बेसिकली पास जो थ्योरी थी उसके बेसिस पे। पास का फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसेस। नाउ पास प्रोसेसेस क्या जो है उसमें जो इंडिविजुअल है जिनके ऊपर हम ये टेस्ट कर सकते हैं वो 5 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स 11 मंथ्स की एज के हो सकते हैं। अब इन्होंने ये जो पास, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव, इसको डिटेल में समझाया है। जैसे प्लानिंग का क्या मतलब है, क्योंकि पी से प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग वो इसमें हम ये चेक करते हैं कि इंडिविजुअल कई अप्रोच किया है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो जो भी प्लानिंग कर रहा है उसकी जो अप्रोच है वो कितनी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर पे है। अटेंशन, ए से अटेंशन है, तो अटेंशन का मतलब है कि वो कितनी अटेंशन पे कर रहा है किसी एक पार्ट पे काम करने के लिए, एंड बाकी एस्पेक्ट को इग्नोर करता है जब वो एक सिलेक्ट करके आइटम के ऊपर वर्क करता है। तो टू डायमेंशनल स्टिमुलस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब टू डायमेंशनल जो फिगर होती है उसके ऊपर वो कैसे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके काम कर पा रहा है सिलेक्ट करके, एंड दूसरे को इग्नोर कर रहा है। सो वो चीज़ हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं। एंड देन साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं आइटम के वो इंटर रिलेटेड कैसे हो सकते हैं। तो उन दोनों, उन सारे कंपोनेंट्स को वो कैसे इंटर रिलेट कर रहा है और करेक्ट आंसर पे पहुंच रहा है, वो साइमल्टेनियस हो रहा है। एंड देन सक्सेसिव का क्या मतलब है? सक्सेसिव का मतलब है कि या तो एक के बाद एक सीक्वेंस में इवेंट्स को रिप्रोड्यूस करना, या फिर जो आंसर के जो क्वेश्चंस है उसको निकालने में किस तरह का सीक्वेंस रिक्वायर्ड है उसको फॉलो करना, वो कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में बात करें, मतलब एक के बाद एक क्या चीज़ आएगी। सो अगर ओवरऑल शॉर्टकट में हम देखें तो प्लानिंग का मतलब है कि आप कितने ढंग से पूरे प्रोग्राम, पूरे चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए किस तरह से आपने प्लानिंग की है जिससे आप सही आंसर पे पहुंचो। अटेंशन का मतलब आप किस तरह एक जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसमें अटेंशन डाल रहे हैं। साइमल्टेनियस का मतलब है कैसे बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, करेक्ट आंसर पे पहुंच रहे हैं। सक्सेसिव मतलब कौन से आइटम को पहले यूज़ करेंगे एंड कौन से को बाद में यूज़ करेंगे, इस तरह से। सो ये पास प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें 8 सबसेट्स हैं जब बेसिक बैटरी में, एंड जो स्टैंडर्ड बैटरी है उसमें 12 सब टेस्ट्स मिलेंगे आपको। इस तरह से दो अलग बैटरीज के बारे में बात की गई है यहाँ पे, बेसिक बैटरी एंड स्टैंडर्ड बैटरी। जो स्टैंडर्ड बैटरी है उसमें 12 सब टेस्ट माने जाएंगे मिलेंगे, एंड आपको बेसिक बैटरी में 8 टेस्ट मिलेंगे। अब इससे हम डायग्नोस क्या करेंगे? इससे डायग्नोस होता है और या क्या कैसे बेनिफिट होगा इसका, ये मैं बोलूँगी। जो इसका यूज़ है वो डायग्नोसिस में तो होता ही है, साथ में हम एलिजिबिलिटी भी टेस्ट कर सकते हैं इसका। ये कैसे डिस्क्रिपेंसीज हैं वो भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे रीवैल्यूएट करना है इसके जो पहले टेस्ट हुए हैं उससे रिलेट करके फिर से रीवैल्यूएशन में भी हेल्प करता है। एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं या आपको पता चल रहा है कि कुछ जो पर्सन है वो ठीक से कुछ चीज़ों में गड़बड़ करता है, तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हो इसमें। Another test is Detroit Tests of Learning Aptitude फोर्थ एडिशन, जिसे DTLA 4 कहते हैं। फोर्थ एडिशन है, दैट मीन्स इससे पहले भी 3 आ चुके हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये जो फोर्थ वर्जन है इसी के बारे में बात करेंगे। ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी एज होनी चाहिए 6 से लेके 17 ईयर्स की एज तक के इंडिविजुअल्स पे कर सकते हैं हम। इनकी मेंटल एबिलिटी को हम टेस्ट करते हैं। इसमें 10 सब टेस्ट हैं जिनको तरह तरह से कंबाइन करके 16 कंपोजिट्स भी बनाए गए हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस के अलावा डिस्क्रीट एबिलिटी एरियाज को भी टेस्ट कर लेते हैं। इनकी बेसिक एबिलिटीज़ को भी ये मेजर कर सकता है टेस्ट, जैसे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, अटेंशन, मोटर एबिलिटीज़, ये भी टेस्ट परफॉर्मेंस में पता लगाई जा सकती है अदर देन जो एक जनरल इंटेलिजेंस होती है। DTLA 4 जो है इसमें ओवरऑल कंपोजिट जो है उसमें स्टैंडर्ड स्कोर्स जितने भी 10 सब टेस्ट में आए हैं उनके स्कोर्स को कैलकुलेट करके बनता है। एंड कंपोजिट जो है वो जनरल इंटेलिजेंस के बारे में हमें
बेस्ट एस्टिमेट बता सकता है, जो ओवरऑल कंपोजिट का आंसर आता है वो। फिर ऑप्टिमल लेवल कंपोजिट करके भी एक कैलकुलेटेड स्कोर है, जो कैसे बनता है, जब हम 4 हाईएस्ट स्टैंडर्ड स्कोर्स जो है उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। यानी कि 10 सब टेस्ट है, 10 सब टेस्ट में से जिन 4 टेस्ट्स में सबसे बेस्ट स्कोर लेके आएगा सब्जेक्ट, उनको कंबाइन करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा ऑप्टिमल लेवल कंपोजिट माना जाएगा। और ओवरऑल कंपोजिट होता है जो सारे के सारे 10 सब टेस्ट के रिजल्ट आए हैं उनको कंबाइन करके जब हमारे को मिलता है तब। सो ये जो 4 हाईएस्ट स्टैंडर्ड स्कोर्स को कंबाइन करके जो ऑप्टिमल लेवल कंपोजिट का आंसर आता है, इससे भी हमें ओवरऑल पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। सो डोमेन कंपोजिट्स जो होते हैं, डोमेन कंपोजिट्स मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया को मेजर करते हैं, तो 3 डोमेन्स के बारे में बात की गई है। लैंग्वेज डोमेन, अटेंशन डोमेन एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी डोमेन। इन 3 डोमेन्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग से। बाकी DTLA 4 में जो सब टेस्ट हैं वो किस किस बेसिस पे हैं वो इन्होंने बताया, जैसे वर्बल कंपोजिट, नॉन वर्बल कंपोजिट, अटेंशन एनहांस्ड कंपोजिट, अटेंशन रिड्यूस्ड कंपोजिट, मोटर एनहांस्ड कंपोजिट, मोटर रिड्यूस्ड कंपोजिट। ये वाले आपको DTLA 4 में मिल जाएंगे। Now coming to differential ability scales सेकेंड एडिशन, ये भी इंडिविजुअली एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे सब टेस्ट हैं, इसीलिए इसको बैटरी ऑफ कॉग्निटिव सब टेस्ट कहा जाता है। ये बच्चों के लिए भी है एंड एडोलेसेंट्स के लिए भी है। बच्चों का 2 to 6 years के हैं, 2 to 6 years एंड देन 17 years 11 months, इतने एज के बच्चों में किया जा सकता है। 2 to 6 मतलब 2 years 6 months एंड 17 11 मतलब 17 years 11 months। सो इस एज ग्रुप में के बच्चों के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। DAS 2 जो है वो अगेन लैंग्वेज पे बेस्ड भी है, और जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये अवेलेबल है टेस्ट। नॉन वर्बल इंडेक्स भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। आसानी से उन बच्चों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जिनको इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं या फिर बहुत यंग है जो कुछ नहीं ज़्यादा समझते हैं, उनके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखा 2 years 6 months के लिए जो इसकी बैटरीज हैं वो ओवरलैपिंग बैटरीज होती हैं, यानी सब टेस्ट को हम इधर उधर करके एज स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, कि अब जो जितने भी सब टेस्ट हैं उनको इधर उधर मिक्स करके एक एज के लिए बना दिया गया है लाइक दैट। इसीलिए ओवरलैपिंग बैटरीज के बारे में बात कर रहे हैं ये। अर्ली ईयर्स बैटरी एंड स्कूल एज बैटरी, इस नाम से ये 2 बैटरीज जानी जाती हैं जिनके बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। DAS 2 जो है वो क्या क्या टेस्ट करता है वो भी इन्होंने यहाँ सब सेक्शन में दिया है। नंबर 1, एक कंपोजिट स्कोर। कंपोजिट स्कोर जो फोकस करता है रीजनिंग एंड कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ में, और इससे जो हमें स्कोर मिलता है वो जनरल कंसेप्चुअल एबिलिटी स्कोर मिलता है, जिसे GCA भी कहते हैं। फिर सेकंड जो ये मेज़र करता है वो लोअर लेवल कंपोजिट स्कोर्स को मेज़र करता है, उसको हम क्लस्टर स्कोर कहते हैं। और डाइवर्स स्पेसिफिक एबिलिटी भी को भी हम मेजर कर सकते हैं, जो कोर सबसेट्स को यूज़ करके हम कर सकते हैं, जिसमें GCA एंड डायग्नोस्टिक सब टेस्ट्स भी इंक्लूडेड है। फिर वर्बल एबिलिटी को मेजर करने के लिए हम चाइल्ड्स एक्वायर्ड वर्बल कंसेप्ट एंड नॉलेज, इसको हम चेक करते हैं वर्बल एबिलिटी में। नॉन वर्बल एबिलिटी में हम कॉम्प्लेक्स नॉन वर्बल इंडक्टिव रीजनिंग वाले टेस्टिंग करते हैं, जिसमें मेंटल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल एबिलिटी को मेज़र करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स विजुअल प्रोसेसिंग को मेजर करते हैं। और डायग्नोस्टिक क्लस्टर्स जो हैं उसमें वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्कूल रेडीनेस, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। सो इसमें तरह तरह के सब डिविजन्स हैं टेस्टिंग के लिए, वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, इस तरह से। और डायग्नोस्टिक क्लस्टर मतलब अगर आपको डायग्नोसिस करना है किसी चीज़ का, सो फिर आपको वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्कूल रेडीनेस को मेजर करना पड़ता है। DAS 2 जो है ये T स्कोर्स को भी मेजर करता है सब टेस्ट को मेजर चेक करने के लिए, सब टेस्ट के रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए T स्कोर्स को हम यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्ड स्कोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। परसेंटाइल्स में भी हम क्लस्टर एंड इंडेक्स स्कोर्स को निकाल सकते हैं। GCA के भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये तो था DAS का, जिसमें बेसिक क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से सब टेस्ट को डिवाइड करते हैं वो सब दिया हुआ है। नाउ कॉफमैन असेसमेंट
बैटरी फॉर चिल्ड्रन सेकेंड एडिशन। ये भी इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करते हैं हम। 3 से लेके 18 ईयर्स तक की एज के बच्चों के ऊपर हम कर सकते हैं। एंड ये कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ को चेक करता है। थ्योरी बेस्ड क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। कल्चरली फेयर है। किसी भी कल्चर के लोगों पे अप्लाई किया जा सकता है। ये 2 ग्लोबल समरीज बताता है। एक है फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंडेक्स, FCI जिसे कहते हैं, जिसमें ऑल 5 स्केल्स जो हैं उन वो यूज़ होते हैं। एंड दूसरा है मेंटल प्रोसेसिंग इंडेक्स, MPI जिसे कहते हैं। इसमें फर्स्ट 4 स्केल्स यूज़ होते हैं, फिफ्थ वाला नहीं होता। फिफ्थ वाला स्केल है नॉलेज क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी स्केल। सो इन्होंने बोला है कि ये जो GC है ये तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको पता है कि जब भी पर्सन का इंटेलिजेंस स्कोर कर रहे हैं तो आप उसमें GC यूज़ नहीं करेंगे अगर आपको पता है कि वो GC नहीं सही से सॉल्व कर पाएगा आपका क्लाइंट। ना इसमें ये जो टेस्ट है KABC 2 कॉफमैन असेसमेंट बैटरी चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन, ये नॉन वर्बल स्केल है। NVI भी कहते हैं इसको। नॉन वर्बल स्केल है और ये नॉन वर्बल इंडेक्स को हम एसेस कर सकते हैं। और उसको एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ये चेक करेंगे कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ बच्चे में कितनी है। अगर हम उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को चेक करना चाहते हैं तो हमें ये वाला स्केल हम यूज़ करेंगे। अब इसके जो सब स्केल्स हैं उनके बारे में इन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी स्केल। ये डिज़ाइन होती है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका सब्जेक्ट, उसको हम चेक करते हैं कितना वो रिकॉल कर पा रहा है, रिमेंबर कर पा रहा है चीज़ों को। और सीरीज़ जो इमेजेस और आइडियाज़ जो आपने दिए थे उनको सीरीज़ में कैसे ऑर्डर्ड वे में क्या वो याद कर पा रहा है, उसको हम चेक करते हैं इसमें। दूसरा जो स्केल है वो है साइमल्टेनियस विजुअल प्रोसेसिंग स्केल, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि स्पेशियल एनालॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करनी है, उसको वो किस तरह से सॉल्व कर रहा है। उसमें हमें बहुत सारी स्टिमुली को एक ही टाइम पे वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे स्टिमुली के साथ। सो क्या ये सब्जेक्ट सारे स्टिमुलस को लेके वर्क कर पा रहा है कि नहीं वर्क कर पा रहा है, ये इसमें ये पता चल जाता है। एंड देन लर्निंग एबिलिटी लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड रिट्रीवल स्केल, ये वाला जो स्केल है ये चेक करता है कि जो जितने भी लर्निंग टास्क हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो सक्सेसफुली उसने कंप्लीट किए हैं कि नहीं, इमीडिएट रिकॉल उसका कैसा है, डिलेड रिकॉल किस तरह का है, ये सारे इस स्केल में इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट स्केल इज प्लानिंग स्लैश फ्लूइड रीजनिंग स्केल। ये क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है कि नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स जो है उनको वो किस तरह से सॉल्व कर रहा है, जो स्कूल में पढ़ाई गई हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। सो डिफरेंट फॉर्म जिस तरह से उसको पढ़ाया गया है, क्या वो उसको नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स को उस तरह से सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है नॉन वर्बली। सो वो एबिलिटी कि बिना वर्बल इंस्ट्रक्शन के भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन वर्बली मीडिएटेड रीजनिंग भी हम चेक कर सकते हैं उसकी, कि प्रॉब्लम्स को वो किस तरह से सॉल्व कर रहा है अगर वो वर्बली मीडिएटेड है। नॉन वर्बली भी हमने चेक किया, वर्बली भी चेक किया। नेक्स्ट इज नॉलेज क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी स्केल। ये अनदर स्केल है इसी की। जो सब स्केल्स हमने बात की थी, 5 टोटल सब स्केल्स होते हैं, उन्हीं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ये। सो क्रिस्टलाइज एबिलिटी स्केल जो है ये वर्ड्स की और फैक्ट्स की नॉलेज कितनी है, बोथ वर्बल एंड पिक्टोरियल स्टिमुली अगर हम देते हैं तब वो किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको आप मेज़र करेंगे। और इसमें वर्बल एंड पॉइंटिंग रिस्पॉन्सेस भी हो सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ें होती हैं रिस्पॉन्स के लिए। वर्बली भी वो कर सकता है, पॉइंट करके भी कर सकता है। लाइटर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्केल रिवाइज्ड, जिसे लाइटर R भी कहते हैं। इस टेस्ट को हम इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करते हैं। ये नॉन वर्बल टेस्ट है और ये कॉग्निटिव फंक्शंस उन बच्चों और एडोलेसेंट्स का चेक कर सकता है जो 2 साल से लेके 20 साल 11 महीने की उम्र तक के हैं, मतलब एग्जैक्ट 2 years ऑनवर्ड्स। और
20 ईयर्स 11 मंथ्स तक की एज के। सो इसमें 2 ग्रुप्स हैं सब टेस्ट्स के। पहला ग्रुप को बोलते हैं हम विजुअलाइजेशन एंड रीजनिंग बैटरी, एंड जो दूसरा ग्रुप है सब टेस्ट का उसको बोलते हैं अटेंशन एंड मेमोरी बैटरी। सो विजुअलाइजेशन एंड रीजनिंग बैटरी में 10 सब टेस्ट्स आते हैं। और ये नॉन वर्बल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का टेस्ट है, जिस जो विजुअलाइजेशन रीजनिंग और स्पेशल एबिलिटी से रिलेटेड है। और जो दूसरा सब टेस्ट की बात की है, दूसरे ग्रुप की जो बात की है जिसको हम अटेंशन एंड मेमोरी बैटरी कहते हैं, इसमें भी 10 सब टेस्ट्स हैं जो नॉन वर्बल है। और इसमें अटेंशन एंड मेमोरी फंक्शन को टेस्ट किया जाता है। फिर इन्होंने विजुअल रीजनिंग कंपोजिट के बारे में भी बात की है कि विजुअल फ्लूइड रीजनिंग कंपोजिट के बारे में बात की है। फ्लूइड कंपोजिट रीजनिंग जो है ये इसमें भी सब टेस्ट आते हैं जिसमें सीरिएशन रीजनिंग एंड पैटर्न जनरेशन को टेस्ट किया जाता है। और जो फुल आईक्यू स्कोर होता है वो जनरल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करता है। और जो आईक्यू है ये सारे सब टेस्ट का सम होता है, और इससे आईक्यू एस्टिमेट की जा सकती है। एंड ये डिपेंड करता है सब टेस्ट में जो सब्जेक्ट है वो किस एज से बिलोंग करता है, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है, उस पर बेस्ड होता है। सो आईक्यू स्कोर में बहुत सारे कॉग्निशन के एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया है, सो दैट हमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट टेस्ट इज NEPSY सेकेंड एडिशन। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट है जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेवलपमेंट टेस्ट करता है प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन का, जिनकी एज 3 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स 11 मंथ हो सकती है। इनकी आप चेक कर सकते हो। और ये फुल असेसमेंट में 6 डोमेन्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट डोमेन इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड अटेंशन, सेकंड इज लैंग्वेज, थर्ड इज मेमोरी एंड लर्निंग, फोर्थ इज सेंसरी मोटर, फिफ्थ इज विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, एंड सिक्स्थ इज सोशल परसेप्शन। इन सबको चेक कर लेता है। सोशल परसेप्शन डोमेन जो होता है वो उसमें अफेक्ट रिकॉग्निशन एंड थ्योरी ऑफ माइंड, इसके ऊपर ये बेस्ड है। और इस टेस्ट से उन बच्चों की को बेनिफिट हो सकता है जो जिनमें पॉसिबिलिटी है ऑटिज्म की। जो परफॉर्मेंस है ये भी हम चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्कोर से, प्रोसेस स्कोर से और परसेंटाइल से। इसके अलावा जो बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस है वो भी हम इसको चेक कर सकते हैं। और बिहेवियर ऑब्जर्वेशन को हम क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस या बेस रेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।